हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और उसका इंट्रोडक्शन अपलोड में पहले यूट्यूब पर कर दिया है और मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस एक्सरसाइज को जाकर के भी देखिएगा। मैं अभी तक आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले एक्सरसाइज में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने केवल जनरली नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम होता क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर्स आते हैं और उनको हमने लाइन पर भी ड्रॉ करके दिखाया था। कहने का मतलब ये है कि हमने नंबर लाइन क्या होती है ये हमने पढ़ी थी और हमने कुछ क्वेश्चन से एग्जाम्पल सोल्व किए थे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए थे कि नेचुरल नंबर होते क्या है और साथ में मैंने आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में भी बताया था और फिर मैंने आप लोगों को 1.1 एक्सरसाइज में सॉल्यूशन कराया था। ठीक है, अभी तक हमने केवल यही किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर है। क्योंकि पिछले इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था, हमने कुछ नंबर्स के टाइप्स को पढ़ा था लेकिन हमने सारे टाइप्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। केवल हमने बात की थी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर्स की, और हमने इंटीजर्स की बात की थी। उसके अलावा हमने और भी किसी नंबर की बात नहीं की थी। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में 1.2 में आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में भी बताऊंगा कि रियल नंबर होते क्या है। उसके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम बाद में देंगे आप लोगों को, लेकिन हम सबसे पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इरेशनल नंबर्स आपके होते क्या है। फिर आप इसी चैप्टर को, नंबर सिस्टम को एज अ रियल नंबर पढ़ोगे 10th क्लास में जाकर के। वहाँ पर आप लोगों को इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स के बारे में और जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं और इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करना बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन जब हमने किया था तब मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया था और एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था क्योंकि जब हम उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर्स को आसान नहीं होता नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर्स आप लोगों के पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं जो हमेशा ही रिपीट नहीं करते। ठीक है, यानी कि वो कभी भी रिपीट नहीं करते, पॉइंट वाले नंबर होते हैं। ठीक है, और इनको ड्रॉ करना लाइन पर बहुत ही हार्ड काम है। ऐसे मतलब बिना किसी मेथड के इनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर हम छोटी क्लासेस में अंदाज़ा लगा के कर देते थे पॉइंट का नंबर की, चलो 1 और 2 के बीच में हम 1.6 ले लेते, तो हम अंदाजे से लगा देते थे कि यहाँ पर 1.2 लाइन करेगा, 1.5 लाइन करेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं इरेशनल नंबर्स को, हम इसके बारे में फुली जानकारी आप लोगों को देंगे और ये एक्सरसाइज भी उसी पर बेस है। यहाँ पर इरेशनल नंबर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देंगे कि ये होते क्या है। उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जैसे है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर होते क्या है? देखो, हमने रेशनल नंबर पढ़े थे। ठीक है, हमने जब रेशनल नंबर्स पढ़े थे, रेशनल नंबर्स, तो ये हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और हमने बोला था कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। और हमने कहा था कि रेशनल नंबर्स हमारे इंटीजर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और विदाउट इंटीजर भी हो सकते हैं, यानी कि पॉइंट वाले नंबर भी हमारे हो सकते हैं। पर ये पॉइंट वाले नंबर कौन से होंगे? ये पॉइंट वाले नंबर वे होंगे जहां पर पॉइंट के बाद या तो वैल्यू रिपीट करेगी या फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट का मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, या फिर पॉइंट के बाद वैल्यू आप लोगों की रिपीट करेगी, एक ही सिंगल वैल्यू। ठीक है, हो सकती है आपकी डबल डिजिट भी रिपीट कर जाए। रिपीट डिजिट चाहे कितने भी रिपीट कर सकती है लेकिन वैल्यू आप लोगों की रिपीट करेगी। इसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इनके अलावा, इन पॉइंट के अलावा और इसके अलावा और जितने भी पॉइंट वाले नंबर है जहां पर वैल्यू ना तो टर्मिनेट है, ठीक है, और ना ही क्या होती, रिपीट करती। सुनो, इरेशनल नंबर्स में हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स में हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि जहां पर वैल्यू ना तो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट, नॉट टर्मिनेटेड,
और नॉट रिपीटेड, ना ही वैल्यू रिपीटेड हो, नॉट टर्मिनेटेड आफ्टर पॉइंट, ठीक है, या फिर डेसिमल आफ्टर पॉइंट, या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो वैल्यू रिपीट करें, ठीक है, और ना ही वैल्यू क्या हो टर्मिनेट हो, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। लेकिन जब रेशनल नंबर्स की हम बात करते हैं तो हम इन्हीं नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। इसका हम आप लोगों को सॉल्यूशन भी देंगे अगली एक्सरसाइज में आइए, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को अगले एक्सरसाइज में है कि हम रिपीटिंग रेशनल नंबर्स को, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हालांकि इसके ऊपर इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में वो आसानी से आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसके बेसिस पर एक अलग से एक्सरसाइज है, ठीक है, वो आपकी 1.3 है, ठीक है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं होगी, और ये रुकेगी कहाँ जा करके, टर्मिनेट ही नहीं हो रही है। तो हम इसको ये नहीं बता पाएंगे कि पॉइंट हटाने के बाद 1 के साथ कितनी जीरोस आएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये होते हैं मेरे इरेशनल नंबर्स, जो कि क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, और नॉन टर्मिनेटेड होते हैं, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर 1.25 ये हमारा टर्मिनेट है कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक हमारा आंसर आया है, यानी कि डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है, डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, पर वैल्यू आपकी रिपीट करती जा रही है, यानी कि रिपीट कर रहा है हमारा आंसर, लेकिन डिवीजन भी हमारी चालू है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से इसको कहीं रोक दिया और आगे हमने सो ऑन कर दिया, इसका मतलब होता है सो ऑन, ठीक है। तीन डॉट दिखा दो, इसका मतलब है कि वैल्यू आगे तक चलती जाएगी, केवल 3 ही रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पर इरेशनल नंबर्स में कि ये इन दो कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग यानी कि इस पहली वैल्यू को, ठीक है, इसके अपोजिट, और नॉन टर्मिनेटिंग इसके अपोजिट को ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है पाई की जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है, याद रखना है इसको, ये एक इरेशनल नंबर हमारा है। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो देखो मैंने यहां पर कहा कि इरेशनल नंबर्स को हाउ एन इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम नॉर्मल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, तो हम ऐसे कर देते, सिंपली हम ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है, तो 1 कहाँ है, 1 यहाँ पर है, 2 कहाँ है, ये 1.5 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, लेकिन कहाँ होगा हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं यहाँ कहीं को हमारा 1.5 है रेशनल नंबर में फिर भी। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, जैसे हमारा 3.14 1 2 5 6 7 8 9 0 1 1 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है हमारी वैल्यू। ये हम कहाँ लाई करेंगे, ये तो हमें पता है 3 और 4 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, लेकिन कहाँ लाई करेगी हम ये नहीं कह सकते कि चलो यहाँ कहीं को मान लो ये हमारा 31.414 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नो, ये रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ चुके तो हम एक अलग मेथड सीखेंगे। इसका एक जनरल मेथड सीखने वाले हैं इसका, ठीक है, कि हम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि छोटी क्लासेस में हम मान लेते थे कि एक बड़ी नंबर है, मान लो इसको, इसके बीच में यहाँ कहीं को मान लो ये हमारा आंसर हो गया, हमने कर दिया इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। बट अब हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोगों का बेसिक स्टार्ट होता है और आगे के लिए, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे दर्शाएंगे नहीं, बल्कि इसका एक अलग से मेथड है। अब वो मेथड जो है, या फिर मान लो वो एक थ्योरम है जो आपने थ्योरम पढ़ी हुई है 7th या 8th क्लास में, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं हम उनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट
करेंगे। अब इरेशनल नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, जिनकी वैल्यू हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू चलती चली जाएगी, कभी भी रिपीट नहीं करेगी। और एग्जाम्पल में रूट 5 ले लो, रूट 7 ले लो, रूट 11 ले लो, ठीक है, रूट 21 ले लो, ऐसे कितने ही आप नंबर ले लीजिए, ठीक है, उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगी। ये जितने भी रूट वाले नंबर है बिना परफेक्ट स्क्वायर वाले, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता उनको छोड़ करके और जितने भी रूट वाले नंबर है उन सभी की वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, मैंने कहा रूट 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है, ये भी एक हमारा रेशनल नंबर हुआ। क्यों, क्योंकि अगर रूट के अंदर हमारा अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है किसी भी नंबर का, वो रूट वाली वैल्यू हमारी रेशनल नंबर में जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, जो कि अगेन एक क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अदर देन दिस, कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर किसी का ना हो। अब आप लोग कहोगे सर ये पॉइंट वाले नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर होगा, हम केवल यहाँ पर इंटीजर की टर्म्स में बात कर रहे हैं। किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के टर्म में बात कर रहे हैं। हाँ, ये 5 भी किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर, वो आप लोगों की बात सही है, पर हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं कि कोई इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर तो नहीं है कोई रूट के अंदर, अगर हुआ तो वो हमारा रेशनल नंबर में जाएगा। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इंटीजर नंबर्स के, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखें। और हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम थी किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके अंदर हो, किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। और हम यहाँ से अपने हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या निकालते थे, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालते थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट। इसी कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की अप्रोच ही लगेगी, क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है। तो ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ √5। मैंने √5 ले लिया, ठीक है। अब मुझे √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो अंदर की क्वांटिटी है ना, ये जो अंदर की क्वांटिटी है, हमें इसको स्क्वायर्स के सम में तोड़ना है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लगाना चाहते हैं तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम हाइपोटेनियस। 5 को क्या मानेंगे, हाइपोटेनियस, क्या मानेंगे, हाइपोटेनियस। ये मान लो, नहीं सॉरी एक मिनट, इसको हम हाइपोटेनियस नहीं मानेंगे, इसको हम हाइपोटेनियस नहीं मानेंगे, सॉरी बच्चों गलती होगी। देखो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे इसकी वैल्यू जो √5 है ना, √5 को हम हाइपोटेनियस मान लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, रूट ऑफ ये यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर एच स्क्वायर के इक्वल, यहाँ पर एच होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, कहने का मतलब ये है। और ठीक है, अब इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया, तो यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब क्या बन गया, √5 हमारे क्या बन गया, हाइपोटेनियस बन गया। यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दी है, √5। अब हमें इस 5 को ऐसे स्क्वायर में तोड़ना है, दो नंबर्स के स्क्वायर के सम में हमें तोड़ना है, जिससे कि हम उसके ऊपर अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सके। ठीक है, हमें केवल इन दोनों के सम की फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 को, √5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जब हम ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसमें जो क्वांटिटी है ना, ठीक है, जो जिसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, उस क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, पी और बी मानेंगे, परपेंडिकुलर और क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। यहाँ पर 1 है, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर किसका हो रहा है, 1 का। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 को हम हमेशा ही क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे, हमेशा 1 को ही लेंगे। और 2 को हम क्या मानेंगे, 2 को हम हमेशा क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। और यहाँ पर अलग अलग नंबर के हिसाब से होगा कि जब भी हमें कोई भी ऐसा नंबर दिखे जिसमें 1 का स्क्वायर बन रहा हो, 1 का स्क्वायर भी हो सम के साथ साथ, तो उसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ये बात ध्यान रखना। अब चलो करते हैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ। तो हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 1, ठीक है, 2, 1 मिनट करते हैं, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। देखो 0 1 2 3 4 5, बस यहीं तक ही नंबर ले लो, ठीक है। इधर जाने की कोई जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमारी रूट वैल्यू है, रूट वैल्यू जो हमारी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव के लिए हमारी रूट वैल्यू डिफाइन है नहीं, उसके लिए 11वीं में एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। उसमें आप जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उस चैप्टर का नाम, उसमें आप नेगेटिव रूट को भी निकालते हो, ठीक है। उसके एक अलग से ही मेथड उसमें बताया गया है, ठीक है। लेकिन हमारे 10th बेसिस पे अगर हम बात करें, 9th बेसिस पे, इस पे हमारा नेगेटिव रूट का कोई भी क्वेश्चन नहीं है और ना इसका कोई भी कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है केवल 11th क्लास में, 12th में भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है उसके क्वेश्चन 12th में किसी चैप्टर में यूज हो जाए, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, पर ये वो केवल 11th में हमारा चैप्टर है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे हमेशा ही। अगर 1 उसमें एज ए स्क्वायर हो रहा है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में जिसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 होगा, जिसमें स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 1 का स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे, बेस को क्या मानेंगे, ये दूसरा नंबर यानी कि 2 जिसका स्क्वायर कर रहा है, बेस हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, हमारा मेन काम क्या है, पाइथागोरस से हमें राइट एंगल ट्रायंगल हमें फॉर्म करना होता है। अब डायरेक्टली मैं अभी आप लोगों को ये किससे बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों से पेन से करके बता रहा हूँ। ये जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं, और पुरकार जिसको हम बोलते हैं कंपास, उसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे वो मेरे पास अवेलेबल होगा उसकी एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं फिर से आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर करना होता है, हमें 2 यूनिट चलना होता है, बेस का मतलब 2 यूनिट। अब आप यहाँ पर कैसे भी चल सकते हो, हम चलेंगे कहाँ से, 0 से। आप चाहे तो यहाँ से भी चल सकते हो, यहाँ से भी चल सकते हो, इससे आगे की 2 यूनिट हम ले लेंगे एज अ बेस। तो यहाँ से बेस 2 यूनिट, पहली यूनिट यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यूनिट यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारा बेस तो ये बन गया। चलो जी, ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो हमारा कंपास होगा, कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे, कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे, या फिर एक काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, स्केल से एक लाइन को क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से, ठीक है। हमें यहाँ पर कंपास से ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे तो कंपास से भी आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप स्केल से भी आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद या फिर आप यहाँ पर डी का यूज़ कर लेना, डी का सबसे अच्छा इस्तेमाल होगा, ठीक है। उससे आप 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, अब ये क्या होगा, बेस तो हमारा क्या हो गया, 2 यूनिट। अब हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए अब हमें करना है क्या है, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। √5 को हमने तोड़ा ऐसे सम में है, किसके सम में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम में, जहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस हमारा क्या है, 2 है। जिसका स्क्वायर हो रहा है वो हमारा बेस है, जिसका स्क्वायर हो रहा है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस 2 हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें क्या लेना है, 1 यूनिट। हमने लाइन खींच दी, अब हमें इस लाइन पर 1 यूनिट का आर्क लगाना है अपने परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए। तो कंपास उठाएंगे, कंपास की नीडल को यहाँ पर रख करके उससे स्केल से 1 सेंटीमीटर का नाप लेकर के यहाँ से कट लगा देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है, नीडल से यहाँ पर ऊपर आकर के 1 यूनिट का क्या लगा देंगे, हम अपना आर्क लगा देंगे। तो लेट कर लेंगे हमारा 1 यूनिट यहाँ पर हुआ, ठीक है, हमारा 1 यूनिट यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, अब यहाँ पर आएंगे 0 पर, ठीक है, 0 पर आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में आएंगे। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको यहाँ पर नाम देता हूँ A, यहाँ पर B और यहाँ पर C, जहाँ पर इस पॉइंट को कट करा। ए पॉइंट पर वापस आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, AC को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। AC को जैसे हम मिलाएंगे तो AC क्या हो जाएगी हमारी, AC हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। इसको हम नापते हुए पुरकार से कंपास की नीडल को यहाँ पर रख के AC लेंथ को
माप करके, AC लेंथ को माप करके इस A से हम क्या लगा देंगे, इस A से हम लोग क्या लगा देंगे, A पॉइंट से नीडल रख के इसको माप करके AC को हम ऐसे आर्क लगा देंगे, ऐसे आर्क लगा देंगे। तो ये कहाँ पर बैठेगा हमारा, हमारे ये 2 और 3 के बीच में बैठेगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला, क्योंकि √5 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 4, ठीक है। इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर देखो क्या है, 4 है, 4 के इसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है। और यानी कि जब 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है तो 2 से ऊपर ऊपर जितने भी नंबर है 3 और 2 के बीच में उनका स्क्वायर, ठीक है, उनका स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। उनका स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। यानी कि 2 और 3 के बीच में हमारी √5 वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, √5 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम AC को नाप करके A पॉइंट से क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और यही हमारा क्या होगा, √5, यही हमारा क्या होगा, √5 इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक तरीका तो √5 को ड्रॉ करने का ये है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप √3 का सबसे पहले आप √3 का क्या करो, स्क्वायर करो। या फिर इसका एक तरीका हो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 √2 हो जाएगा और 2 यूनिट वो हो जाएगी। इसके भी आपको एक मैं तरीका बताऊंगा, मेरे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। देखो हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, यानी कि हमारा मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना। राइट एंगल ट्रायंगल हमने इस तरीके से फॉर्म कर लिया कि इसकी हाइपोटेनियस का जो सम है, हाइपोटेनस की जो वैल्यू है ना, इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के सम की इक्वल आएगी। बेस क्या है, 2 यूनिट, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, 1 यूनिट, इसका स्क्वायर, इनका रूट ले लो, हाइपोटेनस आ जाएगी। क्या जाएगा, 2 × 4 1, 1 + 4 5, √5 क्या आ गई, हाइपोटेनियस आ गई। इसका मतलब हाइपोटेनियस ये आ गई। और इस हाइपोटेनस को माप करके A पॉइंट से हमने आर्क लगा दिया, जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और यही हमारा इरेशनल नंबर लाइन पर ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज के इस इंट्रोडक्शन में था। तो आप लोगों को एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, √3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, 3 को मैंने ऐसे नंबर के सम के स्क्वायर में फॉर्म किया, जो कि हाइपोटेनियस वाली जो इक्वेशन, जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसको क्या करें, सेटिस्फाई करो। तो मैं √3 को क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको 2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाता है, जो उसके अंदर वैल्यू होती है वो एज इट इज आती है। 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया, √3। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, जो हमारा बेस होगा ना, बेस होगा वो क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर √2 का स्क्वायर बेस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों की जो परपेंडिकुलर जो आपका सम की फॉर्म में टूटेगा ना आपका नंबर, उसमें सबसे ज़्यादातर आपकी 1 की स्क्वायर की फॉर्म तो होगी। सबसे ज़्यादा बार आपको 1 एज अ स्क्वायर उसमें सम के साथ दिखेगा। तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर इस सम में है, तो हम इसको P की वैल्यू की क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे। और बेस क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस हमारे क्या है, √3। हमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले अपनी लाइन को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, हमें √2 क्या चाहिए, बेस चाहिए। अब √2 यहाँ पर तो हम कहीं ले नहीं सकते, यहाँ तो सारी इंटीजर वैल्यू। अब हम करें तो करें क्या करें, फंस गए। तो इसका सॉल्यूशन है क्या, इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले तो हमें √2 को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं, हमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होगा, ठीक है, जिससे कि हमें √2 मिल जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे √2 के लिए। अब हमें √2 के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये 2 और 1 किसका है, √3 के लिए है। हमें √2 के लिए चाहिए, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब परपेंडिकुलर भी 1 होगा, बेस भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट से लेंगे, 1 यूनिट ये आगे हम, ठीक है, 1 यूनिट आ गया। सबसे पहले हम बेस फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर लाई है ही नहीं, तो मैं √2 एज अ बेस फॉर्म हमें करना होगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट चल दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंपास से हम 1 यूनिट आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर होगा 1, ये हमारा बेस होगा 1 यूनिट। जैसे हम यहाँ से 1 यूनिट आर्क लगा देंगे तो इसको मिला देंगे,
ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से माप लेकर यहाँ पर आर्क लगाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर √2 के रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे, √2 तो हमें ऐसा पेज चाहिए, तो हम यहाँ पर यार केवल एक का ही लगाएंगे, किसका, मेन आंसर का। हमारा मेन आंसर क्या होना चाहिए, √3 को हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ना कि √2 को। तो हम तो √2 एज अ बेस चाह रहे थे, तो हमारा √2 क्या बन गया, बेस बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये हमारी √2 यूनिट की क्या होगी, लेंथ होगी। यानी कि ये हमारा इसके ट्राइंगल के लिए, जो कि √3 के लिए हमारा पाइथागोरस जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये उसका क्या है, बेस है। ये क्या है, उसका, उस ट्राइंगल का बेस है। अब हम यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, यहाँ से हमने कितनी यूनिट का आर्क लगाया, क्योंकि देखो √3 को हमने किस में तोड़ा था, √2 का स्क्वायर के 1 के स्क्वायर में। √2 तो हमारा ये रहा, ठीक है। अब हमें 1 चाहिए, 1 यूनिट परपेंडिकुलर होगी हमारी 1 यूनिट, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमारा 1 है। तो हम यहाँ पर 1 यूनिट का क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे 1 यूनिट, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। जैसे हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3, तो हमारा √3 हो गया रिप्रेजेंट। और हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से इस O जो √3 वाली लेंथ है, इसको माप करके इसको A, B, C और D देते हैं। जो AD है हमारी, AD को माप करके A पॉइंट से हम क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। और √3 कहाँ बैठेगी, 1 और 2 के बीच में बैठेगा। तो जैसे हम आर्क लगाएंगे तो 1 और 2 के बीच में बैठेगा। अब आप लोगों को ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मेरे पास कंपास नहीं है, कंपास होता तो आप लोगों को एक्यूरेट बना के दिखाता। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को बिना कंपास के भी अच्छे से समझा पाऊँ, तो इसलिए ध्यान से सुने, ठीक है। बाकी मैं इसकी वीडियो कंपास के साथ भी बनाऊंगा। तो देखो यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे, तो हमने आर्क किसका ड्रॉ किया, केवल √3 का हमने आर्क ड्रॉ किया, तो यहाँ पर √3 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था हमें √2 का आर्क यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल हमारा मेन काम है केवल √3 को रिप्रेजेंट करना, ना कि √2 को। √2 तो हमें एज अ बेस चाहिए था, तो इसलिए हमने सबसे पहले √2 का बनाया, उसके बाद हमने √3 का बनाया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं जहां पर आपको डबल राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ सकते हैं। पहले तो एज अ बेस हमारा रूट ही हो, जिसका बेस एज अ रूट हमें चाहिए, ठीक है। तो एक सबसे पहले हमने उसके लिए ट्रायंगल बनाया, फिर हमें रूट वाला ट्रायंगल चाहिए जिसके लिए हम बना रहे हैं ना, √3 के लिए, ठीक है, जिसके लिए हमें बना रहे हैं उसको तो हमें ट्रायंगल चाहिए, लेकिन उसके बेस के लिए अलग से हमें एक रूट वैल्यू वाला बेस चाहिए, तो हमने उसके लिए ट्रायंगल फॉर्म किया। फिर हमने जो हमारा मेन रूट वाला नंबर था उसके लिए हमने क्या किया, अपने ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो सबसे पहले हमने अपना √2 एज अ बेस माना, ठीक है, ये हमारा बेस है √2 यूनिट, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट, क्योंकि हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में तोड़ा था, ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई करे। आप यहाँ से √2 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, उसका रूट ले लो, √3 के इक्वल आएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, इन दोनों का सम करो तो 3 आएगा, और इनका क्या ले लो, रूट ही हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के रूट के इक्वल हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर ऐसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हमने क्या किया, नंबर लाइन पर हमने इरेशनल नंबर्स को ड्रॉ किया। तो बस मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट होगा तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं कंपास का यूज़ भी करूंगा, तो आप फीडबैक जरूर दें। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो को, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, लिंक भेजिए, ठीक है, ताकि आप ही लोग हमको सपोर्ट कर सके, क्योंकि आप ही लोग हो जो हमको सपोर्ट कर सकते हो। आप लोगों का एक लाइक और आप लोगों का सब्सक्राइब हमें ग्रो अच्छे से कर सकता है, और हो सकता है हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे कंटेंट ले, इससे भी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है हमारी यहाँ, तो मैं भी आप लोगों को ऐसे प्यार देता रहूँगा, अच्छे से आपको पढ़ाता रहूँगा, और आप भी हमें अपना प्यार देते रहे। बस एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।